हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। क्लास 12 फिजिक्स हमने शुरुआत किया था बच्चों चैप्टर नंबर 9 प्रकाश की ऑप्टिक्स। और मैंने आप सभी बच्चों को बताया कि जो चैप्टर नंबर 9 है उसको हमने अलग अलग 5 पार्ट्स में बांट दिया है, जिसको मैंने बच्चों नाम दिया था ABCD और E। तो ABC हो चुका है कंप्लीट। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9D। चैप्टर नंबर 9D का नाम है बच्चों प्रिज्म में अपवर्तन, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। तो चैप्टर के नाम से समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हम आपको बताने वाले हैं प्रिज्म के बारे में, और फिर प्रिज्म से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, जैसे प्रिज्म द्वारा अपवर्तन की घटना है, वर्ण विक्षेपण है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। हम 1 बाय 1 करके सारी की सारी चीजें आपको बताते हुए चलेंगे। तो चलिए, आज है हमारा लेक्चर नंबर 1 चैप्टर 9D प्रिज्म में अपवर्तन। तो क्लास स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास की बात करते हैं। तो आज के क्लास में हम आपको कराने वाले हैं न्यूनतम विचलन कोण और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। और ऐसे बच्चे जो आज पहली बार हमारा क्लास अटेंड कर रहे हैं वो 9ABC अगर देखना चाहते हैं तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी बच्चों को अवेलेबल करा देता हूं। और साथ ही साथ हमारे जब यूट्यूब चैनल में जाएंगे बच्चों तो वहां एक नया प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है चैप्टर 9 प्रकाश की 2022 सत्र के लिए, नए सत्र के लिए। वहां से भी आप सारे के सारे वीडियो 1 बाय 1 देख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके बच्चों वीडियो हमारा शेयर करते जाएंगे। ओके, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। आज हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें देखने वाले हैं। और फर्स्ट लेक्चर मैं हमेशा बोलता हूं, ये चीज मैं हर बार बोलता हूं, हर क्लास जो लेक्चर नंबर 1 होता है उसके पहले बोलता हूं बच्चों कि जो फर्स्ट लेक्चर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी क्लास हो, लेक्चर नंबर 1, क्योंकि सारी की सारी जो बेसिक चीजें होती है ना वो लेक्चर नंबर 1 में होती है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, मिनट, ठीक है। आज की इस क्लास में हम सबसे पहले बात करेंगे बच्चों किसके बारे में, प्रिज्म की। आखिर ये प्रिज्म होता क्या है, ठीक है। प्रिज्म, तो देखिए प्रिज्म के लिए मैंने एक छोटी सी परिभाषा तैयार किया है कि प्रिज्म आखिर है क्या। बोलते हैं प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसके 3 आयताकार पृष्ठ और 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं। बोलने का अर्थ यही है कि प्रिज्म पारदर्शी मतलब जिसके आर पार देखा जा सकता है, जैसे कि कांच, ठीक है। तो प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम होता है, बोलता है एक ऐसा मीडियम है, बोलता है जिसके आर पार देखा जाता है। तो इससे हमको ये बात समझ में आ जाती है कि जो प्रिज्म होता है बच्चों वो किसका बना होता है, प्रिज्म कांच का बना होता है, ठीक है। जब आप लेबोरेटरी में जाएंगे ना क्लास 12 फिजिक्स पढ़ने के बाद में, तो वहां लेबोरेटरी में आपको दिखाया जाएगा कि प्रिज्म कैसा होता है, ठीक है। तो प्रिज्म बोलते हैं एक ऐसा पारदर्शी कांच का माध्यम होता है जिसके 3 आयताकार पृष्ठ और 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं। कैसे होते हैं, 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ। अब मैं आपको बना के दिखाता हूं कि कैसे होंगे 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ। चलिए देखेंगे, इधर बहुत ध्यान से देखिएगा ना। मैं यहां बना लेता हूं बच्चों एक, देखिए बनाने का तरीका भी आपको सीखना है ना, कैसे बनाया जाता है। ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया, और ठीक उसी तरह का यहां भी मैंने एक त्रिभुज बना लिया बच्चों। ये मेरा दूसरा त्रिभुज, 2 त्रिभुज बन गए हमारे पास में, दिखाई दे रहे हैं। आप इसको आप नाम दे सकते हैं। चलिए हम नामकरण कर देते हैं। ये हो गया बच्चों A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया बच्चों D, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं E, और ये हो गया F। तो एक त्रिभुज हमारे पास ABC है और दूसरा त्रिभुज है बच्चों DEF। अब शीर्षों को मिलाइए, A से D को मिला दीजिए। A से किसको मिला दिया हमने, D को, B से बच्चों E को, ठीक है, और C से मिला दीजिए आप F को। तो देखिए ये जो आकृति बन रही है ये क्या होता है बच्चों, प्रिज्म। ठीक ऐसे ही होता है, जो प्रिज्म होता है ना सेम ऐसे ही होता है। तो अब देखिए जैसे हमने परिभाषा बोला है, हमने परिभाषा में आपको क्या बताया कि जो प्रिज्म होता है ना वो किससे, 3 आयताकार पृष्ठ, 3 आयताकार पृष्ठ और 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ से मिलकर बना होता है। तो मैं आपको यहां दिखाता हूं, बहुत ध्यान से देखना। जो 3 हमारे पास में आयत बनेंगे, कौन कौन से 3, पहले 2 त्रिभुज देख लीजिए। सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा बच्चों, क्या देखेंगे, 2 त्रिभुज। कहां दिखाई दे रहा है, 2
त्रिभुज, कौन कौन से दो त्रिभुज? जो त्रिभुज हमने सबसे पहले बनाया था, पहले नंबर में आएगा बच्चों त्रिभुज ABC, और दूसरे नंबर में आएगा हमारे पास में त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। ओके, हमारे पास में दो त्रिभुज है, एक है बच्चों त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज क्या है? DEF। दिखाई दे रहा है ये ABC और इधर DEF। अब 3 आयत इसके बाद देखेंगे आप, 3 आयत। तो 3 आयत जो हैं, ठीक है, 3 आयत हम आपको दिखाते हैं। देखिए पहला नंबर, फर्स्ट नंबर, ठीक है, सबसे पहले वाला, इधर पीछे जो सामने दिखाई दे रहा है उसको पहला नंबर ले लेना, ACFD। ACFD। अब देखो ये ACFD आपको सामने दिखाई दे रहा है, ठीक पीछे बच्चों ABED। ABED और नीचे BCFE। BCFE। तो इस तरीके से आप सबसे पहले एक प्रिज्म को समझ सकते हैं। बात समझ में आई? क्या क्या बताएं? प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम मतलब किसका? कांच का बना होता है, और कैसे होते हैं इसके? 2 त्रिभुजाकार और 3 आयताकार पृष्ठों से मिलकर बना होता है। तो 2 त्रिभुज मैंने दिखाया, कैसे बनता है ये बता दिया मैंने। 2 त्रिभुज बना लीजिएगा और शीर्षों को आपस में मिला लीजिएगा। तो 2 त्रिभुज के शीर्ष आपस में मिल गए, A से D, B से E, C से F, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। 2 त्रिभुज हमको दिखाई दे रहे हैं, और 3 आयत, पहले ACFD फिर ABEF, ठीक है, ABED, और नीचे वाला देखो ये BCFE। तो ये होता है प्रिज्म। मगर जब हमको, ठीक है, कोई भी कैलकुलेशन करना होता है या फिर हमको पढ़ना होता है, तो हम प्रिज्म को इस तरह से नहीं पढ़ते कि प्रिज्म, ये तो इसका एक्चुअल जो है, जो बोल सकते हैं आकृति है, ऐसा दिखाई देगा। जब आप देखेंगे ना, लैब में जाएंगे तो आप देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। मगर जब हमको उसको कॉपी में बनाना पड़ता है, प्लेन में, मतलब एक प्लेन सरफेस में बनाना होता है किसी त्रिभुज को, तो देखिए हम कैसे बनाते हैं। हम उसको एक त्रिभुज के रूप में बनाते हैं बच्चों। कैसे बनाते हैं हम? एक त्रिभुज के रूप में। ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती है। ये एक समबाहु त्रिभुज की तरह बनाते हैं। तो यहां पास ये जो है बच्चों त्रिभुज ABC, ये क्या है? ये है प्रिज्म। क्या चीज है ये? प्रिज्म है, ठीक है। ये अब आपको जानना जरूरी है कि इसकी भुजाओं को क्या बोला जाता है। तो ध्यान से देखते जाएंगे, मैं सारी भुजाओं के बारे में बता रहा हूं। अब देखो प्रिज्म को अगर हम ऐसे लेते हैं, तो जो नीचे है बच्चों, ये कहाँ है? प्लेन पर है। किसी पेपर में रखेंगे तो इस तरह रखेंगे ना, तो जो सबसे नीचे वाली भुजा है उसको बोला जाता है आधार। क्या बोला जाता है? आधार। आधार मतलब होता है बच्चों बेस। ये सबसे नीचे वाली, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास में? BC, ये हो गया आधार। और प्रकाश के अपवर्तन की जो घटना होती है ना, वो होती है भुजाओं AB और AC में। कहां होती है बच्चों? AB और AC में। तो ये जो दोनों भुजाएं हैं AB और AC, ठीक है, जो 2 भुजाएं हमको दिखाई दे रही हैं AB और AC, यहां से प्रकाश के अपवर्तन की घटनाएं होंगी। तो इन दोनों भुजाओं को, इसको हम क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे बच्चों अपवर्तक पृष्ठ। क्या बोलेंगे? अपवर्तक पृष्ठ। और इसको भी, ठीक है, ये भी क्या कहलाएगा? अपवर्तक पृष्ठ, ठीक है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस इंग्लिश में बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। और ये जो एंगल बन रहा है, सबसे ऊपर का जो एंगल बन रहा है, ये एंगल A, ये कहलाता है बच्चों प्रिज्म का कोण। क्या कहलाता है? प्रिज्म का कोण, या फिर कहीं कहीं इसको बोला जाता है अपवर्तक कोण। क्या बोलते हैं हम? अपवर्तक कोण, एंगल ऑफ प्रिज्म। कौन सा? A। अब समबाहु त्रिभुज मालूम है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक जो कोण, प्रत्येक भुजा बराबर होती है, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। तो कोण A बराबर कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। तो ये है प्रिज्म। क्लियर हुई बात? चलिए एक शॉर्ट रिवीजन मारते हैं फटाफट।
तो प्रिज्म के लिए बोला जाता है कि प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी मतलब किसका बना हुआ बताया मैंने, सामान्यतः ये बनता है बच्चों कांच का माध्यम होता है जिसके 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं। ये डायग्राम देखने से आपको समझ में आ गया कहां 3 आयत है और कहां पास में 2 त्रिभुज हैं। फिर बताया कि हम कैसे दिखाते हैं, अगर हमको कॉपी में प्रिज्म बनाना होगा तो हम इस तरह से बनाएंगे। एक त्रिभुज एबीसी क्या चीज है, एक प्रिज्म है, ठीक है। अब इसकी भुजाओं के बारे में बताया, जो नीचे की ओर होगा वो क्या होता है बच्चों, बीसी, आधार बेस कहलाता है। और जिन दोनों पृष्ठों से प्रकाश के अपवर्तन की घटनाएं होगी, क्योंकि एक पृष्ठ नीचे रखा गया तो 2 पृष्ठ जो बचते हैं, 2 भुजाएं बचती हैं, वहां से प्रकाश आ सकती है या आपतित हो सकती है, वहां प्रकाश के अपवर्तन की घटनाएं हो सकती है। तो उन दोनों पृष्ठों को हमने, कौन कौन से पृष्ठों को बच्चों, हमने AB और AC को क्या नाम दिया है, इसको हमने नाम दे दिया है अपवर्तक पृष्ठ। कौन सा नाम दे दिया है हमने, अपवर्तक पृष्ठ नाम दे दिया है। और जो एंगल ए होता है ना, जो कोण होता है ऊपर में शीर्ष में, उसे बोलते हैं प्रिज्म का कोण या अपवर्तक कोण। ये होता है बच्चों प्रिज्म का कोण या अपवर्तक कोण। तो ये जो फंडामेंटल जानकारी है प्रिज्म पर, ये चीजें आप पहले समझ जाइए। क्लियर है सारी चीजें। आप सारी की सारी चीजें यहां से स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है। और कॉपी में बनाइए भाई। मैं हमेशा बोलता हूं जब भी आप फिजिक्स की पढ़ाई करते हैं, पेन कॉपी आपका तैयार रहना चाहिए। जो भी चीजें बच्चों आप देखते हैं तुरंत अपने कॉपी में वो चीज करते जाएंगे, बहुत अच्छा समझ में आएगा फिजिक्स। क्योंकि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए प्रैक्टिस की बहुत जरूरत रहती है। जब तक आपके पेन और कॉपी नहीं चलेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरा जो सुझाव है उसको मानिए, अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए, और जो सक्सेस है देखना वो तो आपके पास में आएगी ही, ठीक है। तो चलिए, हो गया बच्चों प्रिज्म। आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इस प्रिज्म में किस प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो अब हम आपको बताने वाले हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म क्या पढ़ेंगे हम, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की घटना कैसे होती है। तो इसके लिए फिर से देखिएगा किस चीज की जरूरत पड़ेगी, एक त्रिभुज की। कैसी त्रिभुज बच्चों, समबाहु त्रिभुज। नाम दे दीजिएगा ABC, ठीक है। हमने क्या बना लिया, फिर से एक समबाहु त्रिभुज बना लिया ABC। ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज है। अब देखिए कैसे होता है यहाँ घटना। अब मैंने भुजाओं के बारे में तो बता दिया है, और आपको और अच्छे से समझना है तो मैं साइड में लिखते जाता हूँ, ठीक है। ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है समझने का। सबसे पहले हमने क्या देखा बच्चों, यहाँ त्रिभुज ABC क्या चीज है, ये है बच्चों एक प्रिज्म। क्या है ये, एक प्रिज्म है। फिर इसकी भुजाएं, कौन कौन सी भुजाएं, AB और AC। इसको क्या बोलते हैं हम, अपवर्तक पृष्ठ, क्योंकि यहां से प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है। BC जो प्लेन पर रहेगा, ठीक है। तो इसको BC को क्या बोला जाता है बच्चों, ये होता है आधार। BC क्या होता है, आधार। फिर BC के बाद में, ठीक है, मैंने एक एंगल बताया, कौन सा एंगल, एंगल A। ये होता है बच्चों प्रिज्म का कोण। क्या होता है ये, प्रिज्म का कोण, या फिर इसी को हम बोलते हैं अपवर्तक कोण। क्या बोला जाता है, अपवर्तक कोण। तो ये 4 चीजें तो मैंने आपको बता दिया था। अब आगे देखेंगे, ठीक है। अब प्रकाश के अपवर्तन की घटना को समझना है तो चलिए हम एक प्रकाश किरण को यहां आपतित कराते हैं। ये PQ, ठीक है। ये क्या हो गया, P, ये हो गया बच्चों PQ, ठीक है। ये बिंदु Q, प्रकाश किरण। तो PQ मैं साथ साथ चलिए लिखते जाता हूं। PQ कौन सी किरण, आपतित किरण, ठीक है। जो प्रकाश किरण आ रही है वो आपतित किरण। आपतित किरण मतलब इंसिडेंट एंगल, ओके। ये हमारे पास में आपतित किरण हो गई। अब ये PQ आई, और जैसे ही प्रकाश, ये देखिए, तो ये आपतन बिंदु पर अगर हम यहां क्या खींच दें, अभिलंब, तो अभिलंब को नाम दे देना, ये M1
N1 नाम दे दीजिएगा। ठीक है, तो कहां से जा रही है, देखिए बाहर में, यहां माध्यम क्या है बच्चों, वायु है। वायु मतलब कैसा माध्यम है, यहां विरल, वायु मतलब विरल, तो प्रकाश की किरण वायु, और ये क्या चीज है बच्चों, ये है कांच है, कांच है, तो ये कांच वायु के सापेक्ष क्या हो जाएगा, ये सघन हो जाएगा। तो जो प्रकाश की किरण है वो विरल से सघन में जा रही है, तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी बच्चों, झुक जाएगी, और ये दूसरे पृष्ठ पर जाएगी, वहां हम नाम दे देते हैं आर। क्या नाम दे देते हैं, आर। बात समझ में आ रही है। PQ आपतित किरण, प्रकाश किरण इस दिशा में आपतित हो रही है, कहां से, P से Q की ओर। किधर से आपतित हो रही है, P से Q की ओर आपतित हो रही है। और फिर मैंने बताया Q पर मैंने एक अभिलंब डाल दिया M1 N1, क्या अभिलंब खींच दिया बच्चों, M1 N1 मैंने अभिलंब खींच दिया। और प्रकाश किरण चूंकि कहां से, विरल से, वायु से कांच मतलब सघन में जा रही है, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी और आगे बढ़ जाएगी। तो अब देखेंगे यहां हमारे पास में जो QR है बच्चों, वो QR कौन सी किरण हो गई, ये अपवर्तन के पश्चात मिली, तो इसको हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। कौन सी किरण होती है ये, अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रेस होती है। अब इसके बाद देखो R पर भी हम अभिलंब खींचेंगे, और इस अभिलंब को हम नाम दे देंगे बच्चों M2 N2। क्या नाम दे देंगे, M2 N2। अब प्रकाश किरण फिर से देखो कांच से जा रही है, कहां, बाहर में क्या है, वायु है, बाहर में क्या है बच्चों, वायु है। वायु मतलब कौन से माध्यम, विरल माध्यम। तो फिर से प्रकाश किरण अब सघन से विरल जा रही है, तो अभिलंब से क्या हो जाएगी, ये दूर हट जाएगी, अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। और ये किरण को हम नाम दे देते हैं RS। तो जो RS है वो कहलाती है बच्चों निर्गत किरण। कौन सी किरण हो जाती है, निर्गत किरण हो जाती है। ठीक है, ये निर्गत किरण हो जाती है, ये किरण आगे बढ़ गई। ठीक है, और हमारे पास में है M1 N1 इक्वल M2 N2, ये दोनों क्या है, अभिलंब है, ये दोनों है बच्चों अभिलंब। ठीक है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है। फिर से देखिएगा, हमारे पास में एक प्रिज्म है, हम क्या बताया आपको, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की घटना समझा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज ABC एक प्रिज्म है, जो आपने यहां देखा वही चीज लिखते जाना। त्रिभुज ABC एक प्रिज्म है जिसमें AB और AC अपवर्तक पृष्ठ, BC क्या है, आधार होता है, और ये जो कोण होता है बच्चों A, वो प्रिज्म का कोण होता है। एक प्रकाश किरण PQ, ठीक है, PQ कौन से अपवर्तक पृष्ठ, AB अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित हो रही है, और अपवर्तन के पश्चात कौन से मार्ग से, QR मार्ग में चली जा रही है। चूंकि अपवर्तन कहां से हुआ है, जब प्रकाश किरण कहां से आ रही थी, विरल मतलब वायु से, सघन मतलब कांच में जा रही थी, तो अभिलंब की ओर झुकते हुए QR किरण आगे बढ़ गई, तो QR क्या हो गई हमारी, अपवर्तित किरण। फिर से प्रकाश किरण जो थी, कौन सी किरण, जो अपवर्तित किरण थी, वो कहां से, कांच मतलब सघन से कहां जाती है, विरल में जाती है। तो जब सघन से विरल में जाती है भाई, कहां से, सघन से बच्चों विरल में जाती है, तो प्रकाश किरण जब सघन से विरल में जाती है ना, तो क्या हो जाती है, फिर से वो अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है, तो RS दिशा में निर्गत हो गई, RS दिशा में क्या हो गई, निर्गत हो गई। तो ये होती है प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की घटना। ठीक है, प्रिज्म द्वारा क्या बोलते हैं हम, प्रकाश के अपवर्तन की घटना। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, कोण देख लेते हैं पहले भाई। चलिए, ये आपतित किरण और अभिलंब के मध्य आपतन कोण I। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, I क्या होता है, आपतन कोण। कौन सा कोण होता है ये, हमारे पास में I आपतन कोण होता है। ठीक है, और ये अपवर्तित किरण अभिलंब के मध्य अपवर्तन कोण, इसको मैं R1 नाम दे देता हूं, यहां भी एक है इसलिए इसको मैं नाम दे देता हूं R2। ठीक है, तो यहां हमारे पास में R1 व R2 कौन से कोण हैं, ये है बच्चों अपवर्तन कोण। कौन से कोण हो गए ये दोनों, अपवर्तन कोण। और ये निर्गत किरण और अभिलंब निर्गत कोण, ये कौन सा कोण हो गया, निर्गत कोण। तो E को हम बोलते हैं बच्चों निर्गत कोण। ओके, ये क्या होता है, निर्गत कोण होता है। ठीक है, अब इतनी चीज अगर आपको समझ में आ रही है, ठीक है, ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना है, तो यहां एक चीज समझिएगा। ठीक है, क्या बोलते हैं, ये जो प्रकाश किरण है वो प्रकाश की किसके, उत्क्रमणीयता, प्रकाश की जो उत्क्रमणीयता, ठीक है, प्रकाश की जो
उत्क्रमणीयता होता है उसके सिद्धांत का क्या करता है, बोलता है पालन करता है। तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत अगर पालन करेगा तो ये जो निर्गत किरण है ना, ये अपने मार्ग में उल्टी हो जाएगी, मतलब निर्गत किरण आपतित बन जाएगी और आपतित किरण बच्चों निर्गत बन जाएगी। बात समझ में आ रहा है? ये प्रकाश किरण अगर बोलते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता, उत्क्रमणीयता मतलब क्या होता है, उल्टा चलना। क्या होता है? उल्टा चलना। अगर प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत का पालन करती है तो प्रकाश किरण कैसे हो जाती है, उल्टे चली जाती है। कैसे चली जाती है बच्चों? उल्टे चली जाती है। अब उल्टे जा रही है, इसका सबसे बड़ा अर्थ यह हुआ कि जो निर्गत किरण है वो आपतित किरण बन जाएगी, आपतित किरण क्या हो जाएगी, निर्गत किरण हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो ई है निर्गत कोण वो हो जाएगा बच्चों आपतन कोण, और ये जो आई है वो हो जाएगा बच्चों निर्गत कोण। तो यहां हमको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मिलती है कि क्या चीज, ये जो आपतन कोण होता है ना वो बराबर होता है किसके, निर्गत कोण के। तो आपतन कोण आई इक्वल लिख सकते हैं हम निर्गत कोण ई। क्लियर? इसीलिए देखना कई जगह आपको इसको लिखा हुआ दिखाई देगा I1 और ये लिखा हुआ दिखाई देगा बच्चों I2। समझ जाएंगे आप कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से आपतन कोण और निर्गत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये है प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की घटना। ये घटना आप याद रखना कि इस तरह से प्रिज्म द्वारा क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब एक और इसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए क्या करते हैं, ये जो आपतित किरण है ना, इस आपतित किरण को बोलते हैं, अगर हम आगे बढ़ाते हैं या ये प्रिज्म ना रहे, बात समझिएगा मेरी, ठीक है। अगर ये प्रिज्म नहीं रहता तो आपतित किरण अपने मार्ग में कैसे चली जाती है बच्चों, ये चली जाती है अपने मार्ग में सीधे, ठीक है, ये अपने मार्ग में सीधे चली गई। तो आपतित किरण को हमने आगे बढ़ा दिया और ये निर्गत किरण को मैं पीछे कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। ये तो दोनों के दोनों एक बिंदु पर काट रहे। इस जो बिंदु है जहां कट आ रहा है, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, उसको हम नाम दे देते हैं बच्चों यू। क्या नाम दे देते हैं? यू नाम दे देते हैं, सॉरी टी नाम दे देते हैं बच्चों, और इसको मैं नाम दे देता हूं यू। तो ये यू टी और इधर से एस, दो यहां एक एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों? यहां एक एंगल बन रहा है। देखेंगे ध्यान से, यहां आपको एक कोण बनते हुए दिखाई दे रहा है। क्या क्या बात समझ में आई? आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण को आगे बढ़ाया गया, निर्गत किरण को क्या किया गया है, पीछे किया गया है। तो एक एंगल बना, इस एंगल को बोलते हैं बच्चों विचलन कोण। किससे दिखाते हैं? डेल्टा से। क्या बोलते हैं हम? विचलन कोण। क्या बोला जाता है? विचलन कोण। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा से, या कई जगह कैपिटल डी भी लिखा होता है, ठीक है। तो अगर आप विचलन कोण की परिभाषा बोलेंगे तो विचलन कोण की परिभाषा क्या हो जाएगी? आपतित किरण और किसके, निर्गत किरण के मध्य कोण, ठीक है, क्या कहलाता है बच्चों? विचलन कोण होता है। मध्य कोण क्या, कौन सा कोण होता है? विचलन कोण होता है। ये तो पहला आपका स्टेप, ठीक है, चैप्टर नंबर 9D में आपको इतनी चीजें याद रखनी है। फटाफट एक फास्ट रिवीजन फिर से। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, एक प्रिज्म बनाए, प्रिज्म का नाम क्या है बच्चों? ABC है। AB अपवर्तक पृष्ठ, AC अपवर्तक पृष्ठ, BC आधार, कोने प्रिज्म का कोण। फिर हमने बताया PQ आपतित किरण कहां से जा रही है? विरल से सघन अभिलंब की ओर क्या हो गई? झुक गई और QR दिशा में अपवर्तित हो गई। फिर से प्रकाश किरण कहां से? सघन से विरल, मतलब कहां से? वायु में आई तो अभिलंब से दूर हट गई और RS दिशा में निर्गत हो गई। तो आपतित किरण अभिलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण, अपवर्तित किरण अभिलंब के मध्य बना कोण अपवर्तन कोण, निर्गत किरण अभिलंब के मध्य बना कोण निर्गत कोण हो गया। और ये M1 N1 और M2 N2 क्या हो गया बच्चों? अभिलंब हो गया। इतनी चीजें हमने आपको बताई। ये होता है प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की घटना। फिर मैंने बोला कि प्रकाश की अगर उत्क्रमणीयता के सिद्धांत का अगर मान के चलिए पालन करता है तो क्या हो जाएगा? जो निर्गत किरण है वो आपतित किरण बन जाएगी और जो आपतित किरण है वो निर्गत किरण बन जाएगी। तो इस तरह से हमने क्या देखा बच्चों? हमने देखा कि आपतन कोण और निर्गत कोण आपस में क्या हो सकते हैं? बराबर हो सकते हैं। और फिर आखिरी में बताया मैंने आपको विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं या डेविएशन एंगल बोलते हैं, ठीक है। और कैपिटल डी या डेल्टा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत जगह कैपिटल डी लिखा रहता है और बहुत जगह डेल्टा लिखा रहता है। मैंने यहां डेल्टा से रिप्रेजेंट किया। कैसे बना विचलन कोण? हमने
आपतित किरण को आगे बढ़ाया, आपतित किरण को क्या किया बच्चों, आगे बढ़ाया, और जो कौन सी किरण थी, जो निर्गत किरण थी, उसको पीछे किया। तो दोनों के मध्य में जो कोण बना वो कौन सा कोण कहलाया बच्चों, विचलन कोण कहलाया। इतना क्लियर होगा तो हम आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं और हम अगला टॉपिक देखेंगे बच्चों। अब हम आपको बताएंगे किसमें, यहां हम आपको बताएंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है हमारे पास में। क्या होता है, बोलता है विचलन कोण। विचलन कोण, विचलन कोण क्या हुआ, डेल्टा। विचलन कोण क्या हुआ बच्चों, डेल्टा। और प्रिज्म के कोण, प्रिज्म का कोण ए में संबंध, इन दोनों में हमको रिलेशन निकालना है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एंड ए। ठीक है, प्रिज्म के कोण और किसमें, विचलन कोण में संबंध। तो चलिए फटाफट एक बार मैं आपको फिर से, डायग्राम की जरूरत हमको हमेशा पड़ेगी और यही डायग्राम बार बार बनाना पड़ता है, तो अक्सर सारे बच्चों को ये डायग्राम याद हो जाता है। ठीक है, चलिए इधर देखेंगे बच्चों क्या क्या चीजें बनाए हमने। ये प्रिज्म है, ए बी सी है। प्रिज्म क्या है हमारे पास, ए बी सी, वही नाम दे रहा हूं मैं, पी क्यू आपतित किरण, क्यू आर अपवर्तित किरण, और जो आर एस है बच्चों वो निर्गत किरण। दिशा जरूर बताना, पी क्यू फिर क्यू आर फिर आर एस। ये एम ओ नाम दे दिया मैंने, इधर दोनों मिल रहे हैं, इसको मैंने नाम दे दिया बच्चों एनओ, एमओ और एनओ। और ये है प्रिज्म का कोण ए। ठीक है, ये कोण क्या बन रहा है, आपतन कोण I1, ये अपवर्तन कोण R1, अपवर्तन कोण R2, और ये निर्गत कोण, इसको मैंने बताया आप I2 नाम दे सकते हैं, हमने I2 नाम दे दिया। तो डायग्राम देख लीजिए एक बार फिर से, आपको डायग्राम समझ में आ रहा है। एक प्रिज्म है, प्रिज्म कौन सा, जो त्रिभुज एबीसी है, एक प्रिज्म है। ठीक है, अब प्रिज्म में एक प्रकाश किरण आपतित हो रही है जो ए बी अपवर्तक पृष्ठ पर है। कौन सी प्रकाश किरण आपतित हो रही है बच्चों, पी क्यू। कौन सी प्रकाश किरण आपतित हो रही है हमारे पास में, हमारे पास में जो प्रकाश किरण, एक बार मैं क्यू को चेंज कर देता हूं। ठीक है, क्यू को मैं कुछ ये, ठीक है, पी क्यू प्रकाश किरण क्या हो रही थी, यहाँ आपतित हो रही थी। कौन सी प्रकाश किरण आपतित हो रही थी, पी क्यू जो प्रकाश किरण है वो आपतित हो रही है, क्यू आर दिशा में अपवर्तित हो रही है, फिर आर एस दिशा में क्या हो रही है, निर्गत हो रही है। अब हमको यहाँ विचलन कोण देखो, अब हमको विचलन कोण बनाना है। तो विचलन कोण को बनाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, जो आपतित किरण होता है उसको आगे बढ़ाते हैं, ये आगे बढ़ गया आपतित किरण, और जो निर्गत किरण रहती है उसको हम पीछे खींचते हैं। निर्गत किरण को क्या करते हैं बच्चों, पीछे खींचते हैं। तो ये जो एंगल क्रिएट होता है, ये एंगल क्या कहलाता है बच्चों, ये होता है विचलन कोण डेल्टा। क्या होता है, विचलन कोण डेल्टा। मैंने नाम दिया था U, और इस पॉइंट को बोला था बच्चों T, और इधर हो जाता है S, तो UTS। ठीक है, तो सबसे पहले आज मैं यहाँ लिख लेता हूँ बच्चों, क्या लिखूंगा मैं यहाँ, ये विचलन कोण। विचलन कोण क्या होगा हमारे पास में, कोण UTS इज इक्वल टू डेल्टा। विचलन कोण UTS इज इक्वल टू डेल्टा। ठीक है, UTS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। अब ध्यान से देखते जाएंगे, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही ध्यान से देखना। एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, देखेंगे त्रिभुज। ठीक है, मैं आपको त्रिभुज में हम मार्क कर देता हूं और रेड से। ये बच्चों ये पॉइंट क्या है T, ये क्या है बच्चों Q, और ये क्या है R। दिखाई दे रहा है त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा, TQR। तो हम यहाँ लेकर चलेंगे बच्चों कहाँ, त्रिभुज TQR में। कौन सा प्रमेय, बहिष्कोण प्रमेय। ठीक है, फिजिक्स में जितने भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हैं उनका बहुत ज्यादा यूज होता है, सारी चीजें याद रखनी है। तो आप यहाँ बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे, बहिष्कोण प्रमेय से। ठीक है, तो बहिष्कोण, क्यों बहिष्कोण प्रमेय लगाएं, क्योंकि देखिए ये जो कोण है बच्चों UTS दिखाई दे रहा है, ये इधर से ये UT और इधर वाला कोण, ये मतलब ये कोण, ये जो कोण है ये बहिष्कोण है। कौन से त्रिभुज का, त्रिभुज TQR का। ठीक है, बहिष्कोण प्रमेय से। तो बहिष्कोण कौन सा हो जाएगा, कोण UTS, ये UTS बहिष्कोण हो जाएगा। और अंतःकोण देखिए ये वाला
और ये वाला, ये दोनों छोटे, मैं यहाँ इसको क्रॉस कर देता हूँ बच्चों, ये दोनों छोटे कोण क्या हो जाएंगे, इसके अंतः कोण हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यूटीएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल टी क्यू आर, इधर से देखेंगे सबसे पहला वाला टी क्यू आर और इधर से देखेंगे तो टी आर क्यू प्लस टी आर क्यू, क्योंकि बहिष्कोण जो प्रमेय है वो यही बोलता है, क्योंकि बहिष्कोण प्रमेय यही बोलता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ा दी जाए तो जो बहिष्कोण होता है वो उस त्रिभुज के सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो देखो त्रिभुज की कौन सी भुजा, जो क्यूटी भुजा है वो यू तक बढ़ाई गई है, तो बहिष्कोण हमको प्राप्त हुआ यूटीएस मतलब डेल्टा, और ये सुदूर अंतः कोण इधर से टी क्यू आर, इधर से टी आर क्यू। तो चलिए हम वैल्यू रखते जाते हैं बच्चों, ये क्या हो जाएगा, यूटीएस डेल्टा हो जाएगा, यूटीएस क्या हो जाएगा हमारे पास में, डेल्टा हो जाएगा। अब टी क्यू आर देखो, ये पूरा का पूरा कोण, ये कोण, ये जो कोण दिखाई दे रहा है वो आई है, ये इधर आधा कोण R1 है, ये आधा कोण बच गया, उसका मान निकालना है। तो मालूम है आपको शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो बच्चों अगर ये कोण I1 है तो ये कोण भी क्या हो जाएगा बच्चों, I1 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा ये बात, ये कोण बोल रहा हूँ, ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है, आपस में बराबर हो जाएगा, ये कोण I1 तो ये कोण भी I1, मगर आधा कोण R1 है, तो बचा हुआ जो हमारा कोण है बच्चों वो क्या निकलेगा, ये हो जाएगा I1 माइनस R1, ये क्या हो जाएगा I1 माइनस R1। वैसे ही देखो ये कोण कितना है बच्चों, ये कोण है I2, ये कोण कितना है I2, तो शीर्षाभिमुख कोण ये कोण भी क्या हो गया बच्चों, I2 हो गया, मगर आधा कोण R2 है, तो बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा यहाँ I2 माइनस R2 हो जाएगा, I2 माइनस क्या हो जाएगा R2। तो देखो TQR I1 माइनस R1 हो गया, चलिए हम लिखते जाएंगे, ये क्या हो गया बच्चों, I1 माइनस R1। क्लियरली समझ जाइए भाई, पहले बहुत अच्छे से ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। इधर देखो ये पूरा का पूरा कोण, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, ये शीर्षाभिमुख कोण है, आपस में बराबर हो गए, तो ये I1 तो इधर भी I1, मगर आधा कोण R1 है तो बचा हुआ कोण I1 माइनस क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। वैसे ही सेम इधर ये कोण, ये कितना है बच्चों, I2 है, तो ये कोण शीर्षाभिमुख कोण ये भी I2 हो जाएगा, क्योंकि मालूम है शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब आधा कोण R2 है तो बचा हुआ कोण I2 माइनस R2 हो जाएगा, तो प्लस ये आ गया बच्चों I2 माइनस R2। चलिए इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा बराबर ये क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 माइनस को बाहर निकाल लेंगे तो R1 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, R2। इसको आप एक इक्वेशन नाम दे देना, एक समीकरण नाम दे देना। चलिए हम इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ओके, फिर से सुन लीजिए, कहां से स्टार्ट करना है आपको, विचलन कोण से। विचलन कोण क्या है बच्चों, यूटीएस विचलन कोण है। फिर आएंगे आप कहां, त्रिभुज TQR में। त्रिभुज TQR में बहिष्कोण प्रमेय लगा देना, तो ये है बच्चों TQR और ये है बच्चों TRQ। ठीक है, तो अब TQR और TRQ डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, TQR जो एंगल है वो हमको निकालना है, तो इतना कोण अगर I1 है तो बचा हुआ कोण R1 हो जाता है, तो I1 माइनस R1। फिर ये I2 है तो बचा हुआ कोण क्या हो जाएगा बच्चों, ये पूरा का पूरा I2 हो जाएगा, आधा R2 है तो I2 माइनस R2 हो गया। ठीक है, तो I1 प्लस I2 लिख लिया, माइनस को निकाला तो R1 प्लस R2 आ गया। अब देखो इसको समीकरण 1 मान लिए। अब ध्यान देना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज देखेंगे सबसे पहले हम, त्रिभुज TQR। त्रिभुज TQR में देखो, त्रिभुज TQR में क्या दिखाई दे रहे हैं, दो कोण, सॉरी TQR में नहीं, आप करना बच्चों त्रिभुज QOR में। कौन सा त्रिभुज में, त्रिभुज QOR में। नीचे देखिए, नीचे और त्रिभुज दिखाई दे रहा है QR में, दो एंगल R1 R2 दिखाई दे रहे हैं, R1 प्लस R2, और तीसरा एंगल QOR प्लस एंगल QOR। मालूम है आपको त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। तो हमने लिख लिया R1 प्लस R2 प्लस कोण QOR दिखाई दे रहा है, ये कोण तीनों का योग 180 हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ एक काम करते हैं, हम QOR का मान निकाल लेते हैं। किसका मान निकाल लेते हैं, QOR का। तो अगर हम यहाँ से QOR का मान निकालेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2। R1 प्लस क्या आ गया, R2। ठीक है, ये मान अब रहने देना। अब देखो एक चतुर्भुज दिखाई देगा आपको, कौन सा चतुर्भुज, AQOR। यहाँ ऊपर से देखिएगा ना, ये पॉइंट A, ये Q, ये O और ये R, तो चतुर्भुज AQOR, चतुर्भुज AQOR। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360, तो चारों कोण देखते हैं। सबसे पहले कौन सा कोण, कोण A है, फिर इधर कौन सा कोण है, कोण
Q है, फिर इधर कोण QOR है बच्चों, फिर प्लस इधर कौन सा कोण है, कोण R है। इन चारों कोणों का योग 360 डिग्री हो जाएगा। अब ये हो गया बच्चों A, कोण Q तो कहाँ है, अभिलंब पर है तो 90 डिग्री होगा, तो ये हो गया बच्चों 90 डिग्री। और QOR का वैल्यू हमको मालूम है, आप यहाँ QR की वैल्यू पुट कर देना यहाँ से, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2 प्लस R भी कहाँ है, ये लंब पर है, तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री हो जाएगा, इजिकल टू कितना आ जाएगा 360 डिग्री। देखिए ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन बहुत आराम से करना ना, इसीलिए बोलता हूँ मैं पेन कॉपी साथ में लेके चलिए ताकि आपको समझ में आते जाए। ठीक है, तो ये 90 और ये 90, 180 और 180 कितना हो जाएगा बच्चों 360। तो हम लिख सकते हैं इसको A प्लस 360, दिखाई दे रहा है 90 90 180 180 180 360। ठीक है, माइनस है क्या है हमारे पास R1 प्लस R2 और इक्वल में भी है बच्चों 360। तो इस 360 को उधर ले जाइए, 360 कैंसिल हो जाएगा, A माइनस क्या बच रहा है R1 प्लस R2, ये 360 कैंसिल करा दो, क्या हो गया बच्चों 0, मतलब A इज इक्वल टू R1 प्लस क्या आ रहा है हमारे पास में R2। क्लियर बात? ठीक है, आप चतुर्भुज में मान रखना, ठीक है, चारों कोणों का A Q और R तो अभिलंब पर है तो 90 90 हो गया, QR का मान हमने निकाल कर रखा है त्रिभुज से, तो QR का मान रख देना। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे ना तो सभी 360 एंगल कैंसिल हो जाएगा बच्चों, A माइनस R1 प्लस R2 इजिकल टू 0 हो जाएगा, A इजिकल टू R1 प्लस R2। अब R1 प्लस R2 का मान कहाँ रख देना, समीकरण नंबर 1 में, यहाँ लिखना कहाँ से, समीकरण 1 से। कहाँ से लिखेंगे बच्चों, समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण 1 में देखिए ये हो जाएगा डेल्टा, ये हो जाएगा बच्चों I1 और ये है I2 माइनस R1 प्लस R2, ये R1 प्लस R2 की जगह मैं क्या पुट कर दिया, A पुट कर दिया। ठीक है, माइनस वाले टर्म को इधर लाइए, तो डेल्टा प्लस A इज इक्वल टू I1 प्लस क्या आ गया बच्चों I2। ये रिलेशन आपको हमेशा याद रखना है, या फिर इसी को लिखते हैं बच्चों डेल्टा प्लस A, ये I1 आपतन कोण था और I2 निर्गत कोण था, तो I प्लस E मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। ये डेल्टा को बोलते हैं हम विचलन कोण, क्या बोलते हैं, विचलन कोण। धन A क्या होता है बच्चों, मैंने बताया आपको प्रिज्म का कोण, बराबर I क्या है, आपतन कोण, धन E क्या चीज है, ये है बच्चों निर्गत कोण। तो ये याद रखना कि विचलन कोण और प्रिज्म के कोण का योग आपतन कोण और निर्गत कोण के योग के बराबर होता है। डेल्टा प्लस A इज इक्वल टू I प्लस E, और ये रिलेशन होता है किसमें, विचलन कोण और प्रिज्म के कोण में क्या होता है बच्चों, संबंध होता है। तो ये आप फुल प्रैक्टिस करके रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होते हैं और बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए हम अब आगे बढ़ेंगे आज के क्लास में। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं बच्चों, जो भी है आप, अगर अभी आप नहीं लिख पा रहे हैं कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारी चीजों को, अगर किसी पॉइंट पर अगर आपको डाउट होता है सर ये कैसे हो रहा है या ये कहां से आ रहा है, तो मेरा नंबर मेरे वीडियोस में अवेलेबल है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपना नंबर डाल दूंगा। अगर किसी भी पॉइंट पर अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, सर ये कैसे हुआ, हमको यहाँ पास में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जैसे ही मुझे समय मिलेगा जरूर मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा बच्चों किसके बारे में, न्यूनतम विचलन कोण के बारे में, कि ये न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। ठीक है, विचलन कोण तो देखे हमने, विचलन कोण क्या देखा, पहले आप फिर से एक बार समझ जाएंगे बच्चों किसके बारे में, विचलन कोण। ठीक है, विचलन कोण, विचलन कोण क्या बोले थे, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, विचलन कोण किसके बीच का कोण था, आपतित किरण और बोलते हैं निर्गत किरण
के मध्य कोण, कौन सा कोण होता है? विचलन कोण होता है, विचलन कोण होता है। हमने डेल्टा से दिखाया था, किससे दिखाया था विचलन कोण को? ये जो विचलन कोण था उसको हमने डेल्टा से रिप्रेजेंट किया था, और कई जगह मैंने बताया कैपिटल डी से भी दिखाते हैं। तो विचलन कोण की परिभाषा बहुत ही सिंपल है और आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। क्या होगा, फिर से एक बार सुनिएगा, आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य बना हुआ कोण कौन सा कोण कहलाता है बच्चों? विचलन कोण कहलाता है। तो आपतित किरण निर्गत किरण के मध्य कोण को विचलन कोण कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? न्यूनतम विचलन कोण के बारे में, कि न्यूनतम विचलन कोण आखिर क्या चीज है, ये सुनिएगा। तो न्यूनतम विचलन कोण मिनिमम डेविएशन एंगल नाम से, न्यूनतम मतलब सबसे कम मान, तो क्या बोलते हैं? विचलन कोण के न्यूनतम मान को ही न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। और इसे देखिए, विचलन कोण को डेल्टा से और इसे बच्चों डेल्टा एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। तो थोड़ा सा समझिएगा, बहुत ही सिंपली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले बोलते हैं ना, सर्वप्रथम जो प्रयोगों से पता चला है, प्रयोगों से क्या होता है बोलते हैं सर्वप्रथम प्रयोगों से किसका मान? दो चीजें यहां ध्यान देना बच्चों आप, एक आपतन कोण, आपतन कोण मतलब I, और दूसरा महत्वपूर्ण चीज है यहां विचलन कोण, विचलन कोण मतलब डेल्टा। ये दोनों में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बात आपको समझ में आ जाएगी। आपतन कोण और विचलन कोण बोलते हैं। तो आपतन कोण जो होता है, सबसे पहले जो आपतन कोण होता है, ठीक है, प्रयोगों से हमको पता चला है क्या चीज? आपतन कोण I की वैल्यू कम होती है, किससे? डेल्टा से। तो लिखने का काम भी ऐसे रहेगा, मैं भी आपको समझा रहा हूं। तो बोलता है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की जो घटना होती है वहां प्रयोगों से पता चलता है कि प्रारंभ में किसका मान? विचलन कोण का मान, डेल्टा का मान ज्यादा होता है, किससे? आपतन कोण I से, ठीक है। चलिए मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं होता है क्या एक्चुअल में। जब आपतन कोण का मान बच्चों कितना डिग्री? 30 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है बच्चों? 30 डिग्री होता है। तो विचलन कोण का जो मान होता है ना, वो 48 डिग्री, मैं एक अप्रॉक्स मान बता रहा हूं, या 49 डिग्री के आसपास होता है। कैसा होता है बच्चों? जब आपतन कोण का मान 30 डिग्री होता है तो 48, 49, कई बार 50 के आसपास भी हो जाता है, मगर अगर आप अच्छे से अपने प्रैक्टिकल्स करेंगे, प्रयोग करते हैं, तो 48 या 49 डिग्री का मान आता है, ठीक है। तो ये 30 डिग्री के लिए। हाँ, अब अगर देखिए दिखाई दे रहा है ना, विचलन कोण का मान ज्यादा है, आपतन कोण का मान कम है। अगर मैं इसको बढ़ाते जाऊं, चलिए मैं 5-5 करके बढ़ाते जाता हूं, 35, तो ये 48 और 49 की जगह में बच्चों ये हो जाता है 44 या 43 के आसपास आ जाता है। फिर इधर मैं फिर 5 बढ़ा के इसको 40 रख दूंगा, तो ये भी मान 40 या 41 के आसपास आ जाता है। फिर ये मान मैं अगर 45 रखता हूं, तो ये जो मान होता है ना बच्चों, ये मान लगभग थोड़ा बहुत कम होकर 39 या 38 के आसपास आ जाता है, और कई बार और कम होकर 37 में भी आ जाता है, ठीक है। और जब 50 रखते हैं बच्चों, तो 50 रखने पर ये मान आता है बच्चों एकदम बढ़िया, अगर मान आया है तो 36, कितना आता है बच्चों? 36 डिग्री के आसपास में आता है। और फिर अगर इसको यहां से आप बढ़ाएंगे तो देखो, बात समझ में आ रही है अभी तक? अगर हम आपतन कोण का मान 30 डिग्री रखते हैं तो कितना आता है? 48 या 49। जो प्रैक्टिकल में होता है वही बताता हूं, क्योंकि मैंने बहुत किया है प्रैक्टिकल, बच्चों को करवाया भी है, तो मुझे मालूम है, ठीक है। तो 30 रखने पर 48 या 49, 35 रखने पर 44 या 43 के आसपास आता है। मान को बढ़ाते हैं तो 40 में 40 या 41 आता है, 45 के समय में 39 या 38 आता है, मगर 55 रखते ही वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों? 36 हो जाती है ये, ठीक है। ये वैल्यू कितनी हो जाती है? 36। और जैसे ही हम 55 रखते हैं ना, तो ये वैल्यू जो रहती है बच्चों फिर से बढ़ जाती है, 40 या उससे ज्यादा हो जाती है। तो देखिए क्या हो रहा है, पहले क्या हुआ था? किसका मान? आपतन कोण का मान I कम था, किससे? विचलन कोण से। मगर जैसे जैसे हमने आपतन कोण के मान को बढ़ाते गया, विचलन कोण का मान जो ज्यादा था वो बढ़ने के बजाय क्या होने लगा? कम होने लगा। देखिए 30 के लिए बहुत ज्यादा था 48, मगर 35 हुआ तो ये मान 44 हो गया, 40 में 40 आ गया, 45 में 39 आ गया, 50 में 36 आ गया। तो बोलते यही है कि अगर हम आपतन कोण के मान को ज्यों ज्यों बढ़ाते जाते हैं विचलन कोण का मान वैसे वैसे, जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ेगा वैसे वैसे विचलन कोण का मान कम होते जाता है। तो इस स्थिति में जो विचलन कोण का बच्चों जो न्यूनतम मान होता है, विचलन कोण का न्यूनतम मान कहाँ है? देखिए ये 50 के लिए
विचलन कोण का न्यूनतम मान कितना है 36 डिग्री। तो ये क्या होता है, बोलता है न्यूनतम विचलन कोण होता है। जो न्यूनतम मान होता है वही न्यूनतम, क्योंकि इसके बाद मान घटने के बजाय क्या होने लगा, बढ़ने लगा। तो जो न्यूनतम मान आता है उसे हम न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। यहाँ बोल सकते हैं डेल्टा एम इज इक्वल टू कितना आता है 36 डिग्री होगा। कितना होगा बच्चों, 36 डिग्री होगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। यहाँ हमारे पास में एक ग्राफ है जिसे हम आईडी ग्राफ कहते हैं। एग्जाम्स में अक्सर 1 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछता है, बोलता है किसके बीच में, आई और डी, डी मतलब डेल्टा के बीच में आप एक ग्राफ बनाइए। तो देखिएगा मैं यहाँ आपको एक ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है, यहां मैं एक ग्राफ बना रहा हूं बच्चों। इधर मैं क्या ले लूंगा, आपतन कोण, आपतन कोण मतलब आई। ठीक है, और इधर हम लेंगे बच्चों कौन सा कोण, विचलन कोण, विचलन कोण डेल्टा। विचलन कोण क्या ले लेते हैं, डेल्टा ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर यहां ध्यान देंगे आप, यहाँ जो ग्राफ होता है, पहले देखो विचलन कोण का मान कैसा था, ज़्यादा था। जैसे जैसे हमने आपतन कोण के मान को बढ़ाते गए क्या हुआ बच्चों, विचलन कोण का मान देखो इधर दिखाई दे रहा है, मतलब विचलन कोण का मान है वो ज़्यादा है। जैसे जैसे हमने आपतन कोण को बढ़ाते गए विचलन कोण का मान क्या होने लगा, कम होने लगा। और जो सबसे न्यूनतम मान होता है वो न्यूनतम मान बच्चों वो क्या कहलाता है बच्चों, डेल्टा एम कहलाता है। आप इस तरह से ग्राफ बनाकर दिखा सकते हैं। ठीक है, ये ग्राफ बना सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, आपतन कोण ये विचलन कोण है, विचलन कोण का मान ज्यादा था। जैसे जैसे हमने मान बढ़ाते गया क्या होते गए, विचलन कोण का मान कम होने लगा। और कम होने के बाद क्या होने लगता है, फिर से ये इसको थोड़ा छोटा कर देना, फिर से ये क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो इस तरह चम्मच के जैसे आपको दिखाई देगा, जैसे चम्मच दिखाई दे रहा है ना, उसी तरह से आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये याद रखना। अब चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक नए टॉपिक की ओर। हमारा जो अगला है टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आते हैं ये सारे के सारे। ठीक है, तो देखते जाएंगे। हम आपको बताने वाले हैं अब इसके बाद में क्या, पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन, कि पतले प्रिज्म द्वारा जो उत्पन्न विचलन होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा फिर से आ जाएंगे आप कहाँ बच्चों, जो हमारे पास में डायग्राम बनता है ये है हमारे पास में बच्चों प्रिज्म। प्रिज्म का नाम क्या है, ABC। ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण। ये अभिलंब, ये अभिलंब। ठीक है, तो अभिलंब हमारे पास होता है बच्चों MO, ये NO। आपतित किरण होती है बच्चों PQ, ये R, ये S, ये। ठीक है, ये इस तरह से होता है। और क्या करते हैं हम, आपतित किरण को आगे बढ़ाते हैं, विचलन किरण को पीछे करते हैं, तो डेल्टा हमारे पास बनता है। ये हमने नाम दिया था UTS। तो देखो कितने बार बना दिया मैंने वही डायग्राम। आज के क्लास में ये तीसरी बार है। कितने बार है बच्चों, तीसरी बार। तो ये बार बार बनाना पड़ता है, तो प्रैक्टिस हो जाता है, ऐसी याद हो जाता है हमको। ये है प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की घटना वाला डायग्राम। ठीक है, तो देखो यहाँ हमको बोलता है पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न जो विचलन है या विचलन कोण है, ये डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, बोलता है बच्चों डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, ये मैंने एंगल्स को मैं पहले नाम दे देता हूँ बच्चों। पहले एंगल को नाम दे देते हैं। ये एंगल, ये आपतन कोण I1, ये अपवर्तन कोण R1, ये अपवर्तन कोण R2, और ये हो जाता है बच्चों, एक मिनट, ये हो जाता है हमारे पास में I2। क्या हो जाएगा बच्चों, ये I2, ये हो जाता है I2। ठीक है, अब चलिए कहाँ से बोलता है, स्नेल के नियम से। कहाँ से लेके चलेंगे हम, जो हमारे पास में स्नेल का नियम होता है। कौन सा नियम होता है बच्चों, स्नेल का नियम। अब हम देखेंगे बच्चों स्नेल के नियम से। तो क्या बोलता है, स्नेल का नियम कौन से पृष्ठ के लिए लेते हैं, देखिए AB के लिए लेते हैं। तो स्नेल का नियम तो आप सभी बच्चों को याद होगा बच्चों। स्नेल का नियम होता है म्यू इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। तो कौन से पृष्ठ के लिए, पृष्ठ हम देखेंगे बच्चों AB के लिए। किसके लिए देखेंगे, पृष्ठ AB के लिए। पृष्ठ AB दिखाई दे रहा है, आपतन कोण I1 हो जाएगा, अपवर्तन कोण R1 हो जाएगा ना, ध्यान रखिएगा। म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन
I1, साइन क्या हो जाएगा बच्चों I1 और ये हो जाएगा बच्चों साइन R1 म्यू इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ जबकि यहाँ बोलता है कि ये जो होता है ना साइन I1 वो बहुत कम होता है उसका मान, तो हम इसको किसके बराबर ले लेते हैं बच्चों, हम इसको I1 के बराबर ले लेते हैं। किसके बराबर लेते हैं I1, और साथ ही साथ जो क्या होता है साइन R1 होता है उसको भी हम लगभग R1 के बराबर ले लेते हैं। इसलिए म्यू इज इक्वल टू ये हो जाता है बच्चों, क्या हो जाएगा, ये साइन को हम हटा देंगे, हम इसको I1 लिखेंगे और इधर इसको क्या लिखेंगे R1, तो ये क्या हो गया I1 इज इक्वल टू म्यू R1। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना। बात समझ में आई कौन से पृष्ठ के लिए, ए बी अपवर्तक पृष्ठ के लिए। यहाँ अपतन कोण I1 है, अपवर्तन कोण R1 है, तो म्यू इज इक्वल टू साइन I1 अपॉन साइन R1। जबकि साइन I1 सिमिलर है किसके I1 के, और साइन R1 सिमिलर है किसके R1 की, तो म्यू इज इक्वल टू I1 अपॉन R1, I1 इज इक्वल टू म्यू अपॉन R1। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर आ गया। उसी तरह ठीक कौन से पृष्ठ के लिए बच्चों, पृष्ठ दूसरा पृष्ठ AC के लिए, ठीक है। मैं अब शॉर्ट में करता हूं ना, फिर से आप वैसे लिख लेना। ये क्या हो जाएगा बच्चों, म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा I2 अपॉन R2, और ये हो जाएगा बच्चों I2 इज इक्वल टू म्यू R2। समीकरण नंबर 2 समीकरण आपको मिल जाएंगे। अब अभी हमने निकाले, ठीक है, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम, अभी हमने एक संबंध देखा है बच्चों। क्या संबंध देखा है हमने कि a प्लस डेल्टा या फिर डेल्टा प्लस a इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हुआ था I1 प्लस I2, मतलब आपतन कोण और निर्गत कोण के योगफल के क्या होता है बराबर होता है। ये देखें, ठीक है, यहाँ हम I1 व I2 के क्या कर देते हैं, मान रख देते हैं। मान रखने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों डेल्टा प्लस a इज इक्वल टू I1 क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा बच्चों म्यू R1 प्लस म्यू R2, ठीक है। तो ये डेल्टा प्लस a इज इक्वल टू, ये म्यू बाहर निकाल लेना, ये हो जाएगा बच्चों R1 प्लस R2। क्लियर हो रही बात। अब हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था R1 प्लस R2 किसके बराबर होता है, a के, तो हम डेल्टा प्लस a इज इक्वल टू ये लिख लेंगे बच्चों म्यू a, डेल्टा प्लस a को उधर ट्रांसफर करना, म्यू a माइनस क्या हो जाएगा a, और डेल्टा इज इक्वल टू बच्चों a कॉमन निकालना, क्या हो जाएगा म्यू माइनस 1। ये होता है पतले प्रिज्म के लिए क्या चीज, विचलन कोण, ठीक है। विचलन कोण का फार्मूला आपका आ गया। फिर से सुनिएगा, क्या किए हमने, जो डायग्राम था जैसा हमने प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन बनाया सेम वैसे बना दिया। फिर कौन सा नियम लगाया बच्चों, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या बोलता है, कौन से पृष्ठ के लिए, ए बी पृष्ठ के लिए, तो म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R1। यहाँ साइन I जो I1 होता है आपतन कोण का मान कम होता है, तो साइन I1 को हमने I1 और साइन R1 को R1 के बराबर ले लिया। म्यू इज इक्वल टू I1 अपॉन R1, तो I1 इज इक्वल टू बच्चों म्यू R1, इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह पृष्ठ AC के लिए बोलता है, जो पृष्ठ AC है उसके लिए अगर लेंगे तो यहाँ आपतन कोण I2 है, अपवर्तन कोण R2 है, तो साइन I2 अपॉन R2 आया रहता। सेम वैसे करेंगे, साइन I2 को सिमिलर ले लेंगे I2 के, और साइन R2 को R2 के, ठीक है। फिर क्या हुआ, I2 इज इक्वल टू म्यू R2, I2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, म्यू R2 आ जाएगा। ये हमारे समीकरण नंबर 2 बनेगा। फिर आप आ जाना सीधे सीधे, कहाँ आ जाएंगे बच्चों, आप लोग सीधे सीधे आ जाएंगे जो हमने अभी निकाला था, किसमें, जो निर्गत कोण होता है या प्रिज्म का कोण होता है, और जो आपतन कोण होता है उसमें संबंध। तो ये होता है बच्चों डेल्टा प्लस a I1 प्लस I2, जहां I1 आपतन कोण, I2 निर्गत कोण है। I1 I2 के मान रख देना, म्यू कॉमन निकल आएगा, R1 प्लस R2 को a लिख लेना, ये a दूसरे पक्ष में ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा म्यू a माइनस a को कॉमन निकालेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू फार्मूला होता है a म्यू माइनस 1। बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो चलिए बच्चों, आज का हमारा लास्ट टॉपिक और इस चैप्टर का बोल सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, और ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपको मिलेगा तो 5 मार्क्स में मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो अब हम देखेंगे बच्चों प्रिज्म के पदार्थ का क्या अपवर्तनांक, एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ प्रिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी शुरुआत फिर से, हमारी गाड़ी जो है वहीं से स्टार्ट होगी बच्चों। कहां से, एक डायग्राम से। हम आपको सबसे पहले वही डायग्राम जो हमने पहले भी बनाया वही बता देते हैं। ये हमारे पास में एक क्या चीज है बेटा,
बच्चों त्रिभुज है, त्रिभुज क्या है, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब एक प्रिज्म है, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक प्रकाश किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है, और फिर क्यू आर दिशा में ये आपतित हुई प्रकाश किरण, थोड़ा सा इसको मैं ये ऐसे नीचे की ओर चेंज करना चाहूंगा, ठीक है, और फिर ये निर्गत हो गई। तो चलिए हम नाम देते हैं, ये हो जाएगा बच्चों पी क्यू, ये हो जाएगा आर, और ये हो जाएगा बच्चों एस, ठीक है। ये इसको आप नाम दे देना, लंब को एमओ, इसको एनओ, ठीक है, एमओ और एनओ। आपतित किरण को क्या किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। निर्गत किरण को क्या किया जाता है बच्चों, पीछे किया जाता है। जो कोण बनता है वो कौन सा कोण होता है बच्चों, विचलन कोण डेल्टा। कौन सा कोण बनता है हमारे पास में, विचलन कोण डेल्टा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका काम यही होगा, आप पी क्यू आपतित किरण, क्यू आर अपवर्तित किरण, आर एस निर्गत किरण, एमओ एनओ अभिलंब है, और ये आगे बढ़ा आपतित किरण, तो ये नाम देना U, ये जहां कट पॉइंट है वो T, और इधर S, ये हो गया विचलन कोण डेल्टा। ये डायग्राम आप बना लेना, ठीक है। चौथी बार है आज के क्लास में, मैंने 4 बार बना लिया है। अब देखो यहाँ जो कोण है, आपतित किरण अभिलंब के मध्य आपतन कोण क्या नाम देते हैं हम, I1, अपवर्तन कोण को R1, ये वाला अपवर्तन कोण को R2, और ये जो निर्गत कोण है उसको हम नाम देते हैं बच्चों I2। क्या नाम दे देते हैं हम, I2, ठीक है। अब फटाफट आगे बढ़ेंगे, चलिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझते जाएंगे। देखो यहां भी जब हम शुरुआत करते हैं बच्चों इस प्रश्न में भी, तो कहां से करेंगे हम, विचलन कोण से शुरुआत करते हैं। विचलन कोण, विचलन कोण मालूम है UTS, विचलन कोण क्या है बच्चों, UTS इज इक्वल टू डेल्टा। विचलन कोण UTS इज इक्वल टू आपका आ जाएगा डेल्टा। अब इसके बाद में फिर से वही त्रिभुज ले लेना, TQR, त्रिभुज TQR दिखाई दे रहा है, ये T है, ये Q है, और ये है R, ठीक है। त्रिभुज TQR में कौन सा प्रमेय लगाएंगे आप, बहिष्कोण प्रमेय। कौन सा प्रमेय, बहिष्कोण प्रमेय से, ठीक है। त्रिभुज TQR में बहिष्कोण प्रमेय से। अब त्रिभुज TQR में बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे तो बहिष्कोण आपको मालूम है UTS बहिष्कोण है, कोण UTS बहिष्कोण है, और अंतःकोण, अंतःकोण ये, अब इसका मान मैंने निकालना आपको बताया, ये कोण I1 है, ये कोण I1 है, दोनों शीर्षक कोण आपस बराबर, आधा कोण R1, तो बचा हुआ कोण बच्चों I1 माइनस R1। वैसे ही ये कोण R2 है, ये कोण I2 है, तो ये कोण भी I2 हो जाएगा, और बचा हुआ कोण I2 माइनस R2, I2 माइनस R2। तो चलिए पहले तो मैं लिख लेता हूँ कोणों का नाम, कोण TQR प्लस कोण TRQ। TQR प्लस क्या हो गया हमारे पास TRQ। अब UTS, UTS क्या होता है बच्चों, डेल्टा। TQR I1 माइनस R1, यहां से मैंने बता दिया आपको, और ये TRQ भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों I2 माइनस R2। अब इसके बाद में, ठीक है, इसके बाद में लिखना, यदि क्या होता है, बोलता है जो प्रिज्म है बच्चों वो कौन सी स्थिति में हो, न्यूनतम विचलन की स्थिति में हो तो, ठीक है, हम क्या करते हैं, ये I1 और I2 को I मान लेते हैं, और जो R1 और R2 होता है उसको R मान लेते हैं। R1 R2 को क्या मान लेते हैं, R। ये हमने क्या किया, माना, ये हमने माना, ठीक है। इसलिए डेल्टा की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, डेल्टा M, क्योंकि कौन सी स्थिति है, न्यूनतम विचलन की स्थिति है, तो डेल्टा M आ गया। अब देखो I1 की जगह में लिखूंगा I, R1 की जगह में लिखूंगा R, I2 की जगह में लिखूंगा बच्चों I, और R2 की जगह में लिखूंगा R। तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, ये आ जाएगा बच्चों डेल्टा M इज इक्वल टू I और I, 2I माइनस R माइनस 2R। ये इक्वेशन नंबर 1। ये पार्ट पहले आप एक बार फिर से अच्छे से सुन लीजिए और समझ लीजिए। मैंने क्या बोला है, विचलन कोण से स्टार्ट करना, UTS से, फिर त्रिभुज TQR में देखना बहिष्कोण प्रमेय। बहिष्कोण कौन था, UTS बहिष्कोण है, और जो सुदूर अंतःकोण है वो है TQR और TRQ, ठीक है। ये हमारे पास सुदूर अंतःकोण, तो डेल्टा ये TQR, ये आपतन कोण I1 होता है, तो ये पूरा का पूरा कोण आपतन कोण I1 हो जाएगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर है। आधा कोण R1 बच्चों, तो बचा हुआ कोण I1 माइनस R1। सेम ऐसे इधर देखना है, ये आधा कोण, ये कोण कितना है बच्चों I2, तो शीर्षाभिमुख कोण के लिए ये कोण भी कितना हो जाएगा I2। अब आधा कोण R2 है, तो बचा हुआ कोण
I2 माइनस R2, ये हो गया हमारे पास। फिर ये लाइन आप भूलना नहीं, यदि प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में हो तो हम मान लेते हैं कि आपतन कोण आपस में बराबर होते हैं और अपवर्तन कोण भी आपस में बराबर होते हैं, और रीजन मात्र यही होता है कि विचलन बहुत ही कम होता है तो आपतन कोण लगभग मान जो रहता है, प्रयोगों से ये पता चला है कि ये मान कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। वैसे अपवर्तन कोण का भी मान बराबर। तो क्या हुआ, I माइनस R 2I माइनस 2R, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 के बाद देखिए फिर से त्रिभुज जो हमारे पास में जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल लेंगे बच्चों हम, नीचे वाला देखो जो पहले हमने लिया था QOR में। मालूम है आपको कि किसी त्रिभुज में उसके जो तीनों कोण हैं उनका योगफल कितना होता है, 180। तो तीन हमको कोण दिखाई दे रहे हैं, पहला R1, दूसरा R2 और तीसरा ये कोण QOR। तो हम रखेंगे बच्चों यहाँ R1 प्लस R2 प्लस कोण QOR। क्या रखेंगे हम, कोण QOR इज इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। अब मैं यहां से निकाल लेता हूं बच्चों QOR का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2, ये हो गया। ठीक है, अब त्रिभुज के बाद फिर से अब क्या लेंगे हम, चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज, AQOR में, चतुर्भुज AQOR में। देखते जाएंगे एंगल, सबसे पहले एंगल A है, फिर है एंगल Q, फिर है एंगल QOR, फिर है एंगल R। ठीक है, तो इसमें Q और R तो कहाँ है, अभिलंब पर है तो दोनों 90 डिग्री होंगे, ये याद रखना। अब चारों कोणों का योग चतुर्भुज के होता है बच्चों 360। तो एंगल A को तो हम A लिख लेंगे, Q कितना हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री, और QOR की जगह हमने मान निकाल कर रखा है, देखो 180 माइनस R1 प्लस R2 और ये R एंगल 90, ये हो गया बच्चों 360 डिग्री। कितना हो गया 360। तो एंगल ऐड कर लो, 90 90 180 180 180 कितना हो जाएगा 360। तो ये हमारे पास में आ रहा है बच्चों A प्लस कितना आ रहा है 360 माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 360। ये 360 को उधर ले जाएंगे, 360 जीरो हो जाएगा, बच क्या आ रहा है हमारे पास A माइनस R1 प्लस R2। ठीक है, A माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 0, या हम इसको लिखेंगे बच्चों A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। A इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, R1 प्लस R2। अब हमको मालूम है कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में R1 R2 बराबर है, तो R1 प्लस R1 और R2 की जो वैल्यू है बच्चों वो हमारे पास में कितनी आ जाएगी R, और A इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों R प्लस R मतलब 2R, और यहाँ से हमको R इज इक्वल टू मिल जाएगा A/2। तो ये आप याद रखिएगा भी। क्लियर बात। मैंने एक त्रिभुज लिया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश, फिर एक चतुर्भुज लिया, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 अंश। त्रिभुज में हमने QOR का मान निकाला था, QOR का मान यहाँ रखे, ये पूरा का पूरा सॉल्व किया तो हमको क्या मिला, A इज इक्वल टू R प्लस R मतलब 2R, या R इज इक्वल टू A/2 मिल गया। ठीक है, अब चलिए ऐसे ही हम R का मान कहाँ रखेंगे बच्चों, समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, यहाँ मैं आगे कर रहा हूँ, R का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारे पास, डेल्टा M इज इक्वल टू 2I माइनस 2R, जबकि R का मान आया बच्चों A/2, तो चलिए रखेंगे, इसलिए डेल्टा M इज इक्वल टू 2I माइनस क्या हो जाएगा, 2I माइनस 2 इंटू R A/2, 2 क्या हो गया बच्चों कैंसल। ठीक है, और ये हमारा जो डेल्टा M है वो हो जाएगा 2I माइनस A। ठीक है, यहाँ से हम माइनस A को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों डेल्टा M प्लस A इज इक्वल टू 2I, और I इज इक्वल टू डेल्टा M प्लस A/2। तो देखो ये हमारा I का मान निकल गया। तो दोनों मान आ गए। देखिए R का मान हमारे पास में A/2 और I का मान क्या आया, डेल्टा M प्लस A/2। हमको अपवर्तनांक चाहिए, तो अपवर्तनांक क्या होता है, कहाँ से निकलता है अपवर्तनांक, स्नेल के नियम से। तो हम यहाँ स्नेल का नियम लगाएंगे बच्चों, स्नेल के नियम से। तो ये स्नेल का नियम म्यू इज इक्वल टू होता है बच्चों साइन I अपॉन साइन R। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, साइन I अपॉन साइन R। ठीक है, तो फिर से लिखता हूँ डेल्टा के जैसे लिखते हैं, साइन I अपॉन साइन R। तो यहाँ हम क्या करेंगे, I व R के मान रखने पर फटाफट मान रखिएगा, म्यू इज इक्वल टू देखो क्या आ रहा है, साइन I
आई की जगह ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2 और आर की जगह साइन ए बाई 2। ये होता है बच्चों प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। क्वेश्चन आपको बहुत सारे तरीकों से पूछ सकता है। कई बार क्या बोलता है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक, प्रिज्म के कोण, न्यूनतम विचलन कोण में संबंध निकालिए। कई बार बोलता है सीधे सीधे प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक निकालिए, या कई बार ये फार्मूला सिद्ध करने दे देता है। तो जैसे भी हो आपको ये करना है, और ये तो मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा याद रखना है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इनसे रिलेटेड सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।